नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जल के बारे में। जल आप सभी जानते हैं कि हमारी दिनचर्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यदि जल ना हो तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब एक ही ऐसी ही रिपोर्ट हम लोग के सामने आई है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2025 तक पूरी संभावना है कि भारत के अंदर भूजल का जो स्तर है वह अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग का जो जीवन होता है वह मुख्य रूप से भूजल पे आधारित है। हालांकि अब हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि वाटर को फिर एक बार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट करके सभी को सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद अगर हम अपना जो रूरल एरिया है अगर उस पर फोकस करें तो हमें यह पता लगता है कि रूरल एरिया के अंदर बहुत अधिक जल का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि जो परिवार हैं वह परिवार अपने लिए ही इसका उपयोग कर रहे हैं। चाहे कुछ भी काम हो, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, हर एक कार्य जो होता है वह भूजल के माध्यम से किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि भूजल समाप्त हो जाए तो ग्रामीण जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भूजल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले एक किस्सा ऐसे ही था जिस समय ये सब चीज़ें हम तैयार कर रहे थे, तो मैं इसको देख रहा था तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि एक ना ऐड थी। अभी तो फिलहाल काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैंने टीवी नहीं देखा। तो टीवी पे एक ऐड आया करती थी यूनिलीवर की, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसने ऐड बनाई। तो उस ऐड में क्या होता है कि एक लड़की की वॉइस आती है और सामने चल रहे होते हैं विजुअल, तो उसमें वो बोलती है कि हमारे गाँव में किसी ने एक दिन नहाने का शावर रख दिया। उसके बाद देखते हैं कि एक-एक करके गाँव के बहुत सारे लोग धीरे-धीरे आते हैं और वो शावर जो होता है जिसको अमूमन हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं, जो समृद्ध घराने होते हैं वहाँ के लोग नहाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जिस दौरान हम लोग शावर से नहाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, स्वाभाविक है। तो वहाँ दिखाते हैं कि गाँव के लोग एक-एक करके आते हैं, तो बहुत सारे लोग वहीं पे शावर से पानी पी लेते हैं और वहीं बहुत सारे लोग अपने मटकों के अंदर, घड़ों के अंदर उन पानी को भर के भी ले जाते हैं। तो अंत में वो यही बात वहाँ पे वो लड़की जो होती है वो कहती है कि अभी इस शावर से हमारे गाँव के आधे से ज़्यादा लोगों ने पानी पी लिया और अभी एक शहर वाले का नहाना पूरा नहीं हुआ। मतलब वो दिखा रहा है कि जिस तरह से शहर में लोग नहाते हैं ना शावर के पानी से, अगर हम चाहें तो गाँव के लोगों को पानी भी पिला सकते हैं। मतलब जितना पानी वे लोग पिएँगे उतने में सिर्फ़ एक बंदा नहा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोग बहुत अधिक परेशान हैं पानी से और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं और पीने को प्राथमिकता देते हैं, वहीं हम लोग इस प्रकार से जल को बहुत अधिक वेस्ट भी करते हैं, है ना? तो ज़रूरी है कि हम लोग जल संचय पे ध्यान दें और अगर हम वर्तमान स्थिति को समझें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है वाटर क्राइसिस से। हालाँकि हम लोग भारत को केंद्र में रख के सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग के जो प्रश्न पूछे जाएँगे एग्ज़ामिनेशन में, वह सभी प्रश्न मुख्य रूप से भारत से संबंधित होंगे या केंद्र सरकार ने जो-जो योजनाएँ शुरू की हुई हैं जल के लिए, उनसे संबंधित बातें हमसे पूछी जाएँगी। तो इस स्थिति में ज़रूरी है कि हम लोग भारत पे ही केंद्रित हैं, बट दुनिया की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, ठीक है। पिछले साल की स्थिति भी सेम थी कि यूरोप की जो कंडीशन है ना अब दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वहाँ की नदियाँ हम देखते हैं कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं और बहुत अधिक सूखे का अनुभव करते हैं वे क्षेत्र। एक जो नदियाँ वहाँ पर लंबे समय तक पूरी तरह से जलमग्न रहा करती थी, बहुत अधिक पानी सप्लाई करती थी, अब समय बदल गया है। वो नदियाँ अब धीरे-धीरे सूखती जा रही हैं, उनकी स्थिति गड़बड़ाती जा रही है। तो कहीं न कहीं मामला जो है वह बहुत अधिक विचारणीय है और इस तरफ सोचा जाना चाहिए। तो जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट भी कहीं ऐसा नहीं है कि जनरली किसी ने प्रकाशित कर दी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही खुद आई है। ये ख़ास बात है। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को उन्होंने नाम दिया है इंटरकनेक्टेड डिज़ास्टर रिस्क रिपोर्ट, जिसमें मुख्य रूप से भारत की बातें शामिल है और कई महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से भारत को शामिल किया गया है। हम चर्चा करेंगे पूरी तरह से उस रिपोर्ट के अंदर भारत से संबंधित सभी पहलुओं पे और देखेंगे कि भारत में एक्चुअल स्थिति क्या है या सरकार क्या कर रही है। लेकिन एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से प्री में पूछा जा सकता है, इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ बातें की गई हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि यह जो विषय है ना, यह विषय आपके मेंस के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। जीएस 3 में पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा, बातें होंगी और अमूमन प्रकृति से संबंधित विषय सभी यही रहते हैं, तो तैयार रहिएगा। ज्योग्राफी में भी अगर बात आ जाए, जैसे कि जीएस पेपर 1 हम लोग का होता है, तो वहाँ भी आपको लिखनी पड़ सकती है इससे जुड़ी हुई बातें और प्री में कुछ इस तरह की स्थिति। क्लियर है इतना? तो देखिए जो रिपोर्ट है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसने प्रकाशित की? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर 6
क्षेत्र जो हैं उनको ऊपर फोकस किया गया। कौन कौन से 6 क्षेत्र या 6 स्थितियां हैं? तो देखिए पर्यावरण की 6 स्थितियां इसमें शामिल की गई हैं। पहली बात तो विलुप्ति की गति में वृद्धि हो रही है। विलुप्ति मतलब कि हम जो जीवन के हमारे साधन हैं या हमसे जो जुड़े हुए अन्य प्राणी हैं, अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं ना कि IUCN ऐसा कहता है, इसको एक्सटिंक्ट मानता है, इसको वल्नरेबल मानता है। तो वो इसकी वजह से ही होता है कि आप क्या होते हैं, पहले अच्छी मात्रा में होते हैं, फिर आपका एक्सेस यूज़ किया जाता है। एक्सेस यूज़ के बाद की स्थिति बदल जाती है कि आप वल्नरेबल हो जाते हैं, और वल्नरेबल होने के बाद में आप एक समय एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं अगर संरक्षण ना मिलते हैं तो। अब वही स्थिति बता रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी दर बढ़ रही है। रीज़न क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वह है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे बहुत अधिक जो जीव हैं वह इसके प्रति वल्नरेबल हैं, तो जिस वजह से उनके ऊपर सीधा प्रभाव देख रहा है। भूजल के स्तर में बहुत अधिक कमी हो रही है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि भारत के अंदर ही हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं। भारत के अलावा अगर हम स्थिति देखें तो पूरा वर्ल्ड वाइड यह कंडीशन है। और अभी इसी रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि दुनिया के आधे से अधिक जो जलाशय हैं जहाँ पे जल संग्रहित किया जाता है, वहाँ पर लगातार जल स्तर में गिरावट हो रही है। इसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर हैं वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। यदि ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसका अर्थ क्या है? आपको पानी मिलेगा? नहीं यार, पानी नहीं मिलने वाला है। आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि सीधा ग्लेशियर पिघलेगा पानी आएगा, बट एक्चुअल में अगर ग्लेशियर पिघलता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो तटीय क्षेत्र हैं किसी भी देश के, वो डूब जाएंगे। वहीं दूसरी बात, जो द्वीप देश हैं वो द्वीप भी उसके बाद हम देखेंगे कि जलमग्न हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह अधिक प्रभावित करेगा जल जीवन को। ठीक है, जनजीवन को प्रभावित करने के अलावा अंतरिक्ष का मलबा भी हमारे लिए एक खतरनाक संकट का विषय आज बन गया है। असहनीय गर्मी हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो गर्मी को बढ़ा रहा है। और इन्होंने कहा है कि अब हम लोग का जो भविष्य है ना, वो बीमा ना करने योग्य भविष्य बन गया। यानी कि आप बीमा करो नहीं करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई क्लेम करने वाला एक समय नहीं होगा, क्योंकि सबका ही जब जीवन खत्म हो जाएगा तो क्या क्लेम लेंगे आप, और क्या ही फायदा होगा ऐसे बीमे का? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो सेक्टर्स हैं 6, इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में जो भारत के लिए बात की गई है, पहली बात तो यह की गई है कि दुनिया में अब आधे से अधिक जो प्रमुख जल क्षेत्र हैं, जलाशय वगैरह जहाँ पे भूजल रहता है, पहली बात तो यह है कि जो उनके पुनर्भरण की दर होनी चाहिए, वो पुनर्भरण की दर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी कि उनका जल अधिक प्रयोग हो जा रहा है, लेकिन रिफिल उनको कम मात्रा में किया जा रहा है, तो जिस वजह से एक समय के बाद यह अपने शून्य स्तर को प्राप्त कर लेगा और भूजल नहीं रहेगा। भूजल यदि नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद बहुत अधिक समस्याएं हो जाएंगी। वहीं अगर हम भारत की स्थिति समझें तो पता लगता है कि भारत पूरी दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल कहीं प्रयोग हो रहा है तो सिर्फ भारत में हो रहा है। वहीं दूसरी बात क्या है कि भारत में जो भूजल की मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं, यह मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना में प्रयोग होने वाले भूजल की संयोजित मात्रा से भी अधिक है। ठीक है, इनको जो संयुक्त मात्रा है उससे भी अधिक हम लोग जल प्रयोग कर ले रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा सिंधु गंगा बेसिन वाला क्षेत्र है ना, अब वहाँ पर भूजल की बहुत बड़ी समस्या हो गई। यानी कि लगातार भूजल का स्तर गिर रहा है, गिरावट हो रही है। इन्होंने कुछ खास क्षेत्रों को भी हाईलाइट किया। मुख्य रूप से इन्होंने हाईलाइट किया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भारत के, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से जल का दोहन हो रहा है, आप लगातार भूजल निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2025 तक आप एक बड़ा क्राइसिस आप फेस करने वाले हैं। एक क्राइसिस से रिलेटेड एक खास बात आपको बताता हूँ मैं। थोड़े दिन पहले मैंने अपनी इन्हीं वीडियोस में, जो हम लोग सेशन रेगुलरली ले रहे हैं, मैंने एक विषय डिस्कस किया था कि पंजाब ने धान की एक किस्म के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी को याद है तो बताइएगा, अच्छी बात है। नहीं याद है तो फिर वीडियो देखिए जाकर के, आपको अच्छा जानने सीखने को मिलेगा। वहाँ पे मैंने बात डिस्कस की थी कि पंजाब सरकार ने जिस धान की किस्म को, ठीक है, पूसा 55 था वो, उसके ऊपर जब प्रतिबंध लगाया था तो उसके पीछे का बड़ा रीज़न यह था कि उसकी कृषि करने में अधिक जल लगता है, उसको अधिक जल चक्र देने पड़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि भूजल के स्तर में लगातार गिरावट का अनुभव कर रहे हैं। राजस्थान वाला क्षेत्र हमारा ऑलरेडी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, वहाँ ऑलरेडी बहुत अधिक परेशानी है पानी की। तो जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वो पहले से ही जल संकट से गुजर रहा है। इसी वजह से बहुत अधिक, यह समझ लीजिए कि 2025 तक यह क्षेत्र जो है वह टारगेट पे है, और संभावना है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जल से। ठीक है, पंजाब में 78% कुओं का अतिदोहन हो रहा है। आप भूजल बहुत अधिक निकाल ले रहे हैं और रिफिल वो नहीं हो पा रहा। रिफिल भूजल नहीं होने का एक बड़ा कारण हो गया है कंक्रीट वाली सड़कें। पहले क्या था कि हर जगह हम देखते थे कि मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी, जब जब बारिश हुई तो सारा जल रिस कर पहुंच जाया करता था ज़मीन में। लेकिन अब कंक्रीट वाली सड़कें हो गई, जिस वजह से वहाँ पर पानी गिरता है तो ज़मीन में जाने की जगह वह नालियों में चला जाता है।
बेकार हो जाता है पानी। ठीक है, यदि वो ज़मीन में पहुँचता तो रिफ़िल होता हमारा ग्राउंड वाटर, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं क्या है कि कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पर कंक्रीट वाली सड़कें नहीं हैं, कृषि भूमि है, वह क्षेत्र रिफ़िल करने में योगदान देता है, बट जो हमारा शहरी क्षेत्र है वो नहीं दे पाता। क्लियर है बात? और एक खास पॉइंट इसमें ये भी मेंशन है कि हम लोग जितना अधिक जल निकाल रहे हैं ना, उस जल का जो मुख्य प्रयोग हो रहा है वो कृषि कार्यों में हो रहा है। इसके अलावा हम बाकी जगह पर थोड़ा-थोड़ा ही प्रयोग कर पा रहे हैं। तो हर एक पहलू को समझने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में जितनी खास बातें बताई गई हैं आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक खास है। आपको पता लग रहा है कि कहाँ पे मुख्य रूप से प्रयोग हो रहा है, भारत का कौन-सा क्षेत्र अधिक संवेदनशील है, हमें किन-किन विषयों को समझना है और इन विषयों को समझने के बाद हम किस तरफ कार्य करें। आप सभी जानते हैं कि जल संकट बहुत अधिक बढ़ेगा, सब कुछ प्रभावित होगा। यदि पानी नहीं होगा तो कृषि चेन प्रभावित हो जाएगी। यदि कृषि चेन प्रभावित होगी, समझ लीजिए एक तरफ पानी का संकट, वहीं दूसरी तरफ खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। खाद्य संकट उत्पन्न होते ही यह समझ लीजिएगा कि महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। महंगाई तेजी से बढ़ेगी तो समाज का एक वर्ग ऐसा होगा जो मुख्य रूप से अब अन्न से विहीन हो जाएगा, उस तक खाना पहुंच ही नहीं पाएगा या इतना अधिक महंगा होगा कि वो खरीद ही नहीं पाएगा। और इसके कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिसकी तरफ हम सोचते ही नहीं है जनरली, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब किसी को खाना नहीं मिलेगा, खाना तो चाहिए ही चाहिए, तो चोरी चकारी बढ़ेगी। ठीक है, चोरी चकारी होगी, हत्याएं होंगी, लूटपाट होंगी, तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे फिर अव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब स्थितियों से गुजरते हुए फिर दोबारा आदि मानव बन जाएं और फिर एक बार जंगलों में जीना शुरू कर दे, है ना? जब जंगलों में जिएंगे तो फिर कलेक्टर की वैल्यू भी नहीं होगी, तो पढ़ने का कोई फायदा फिर उसके बाद में नहीं रहेगा, सब मिलजुल के जंगल आला हू करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है कुछ। तो समझना है पहले कि हर एक चीज़ के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं, और स्थिति को कंट्रोल किया जाए। भारत सरकार भी इस तरफ काम करती है। जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की, डायनामिक ग्राउंड्स वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2022 की थी। उन्होंने 2022 के अंदर स्थिति बताई कि क्या रही जल की। तो उन्होंने बताया कि कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण जो हुआ था वह हुआ था 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसको हम कहते हैं BCM। ठीक है, अब इन्होंने इसके साथ ये बताया कि कुल जल हमने निकाला था जमीन से 239.16 BCM। इसके साथ साथ ये बताया कि सिंचाई में ही मुख्य रूप से प्रयोग हुआ, यानी कि 208.49 BCM वाटर का प्रयोग हमने सिर्फ कृषि में किया। इसके अलावा घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग में बहुत ही कम जल का उपयोग हुआ है। क्लियर है बात सारी आप लोग को? तो इसी वजह से भारत सरकार लगातार काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि केंद्रीय भूजल बोर्ड बनाया हुआ हमने, जो मुख्य रूप से भूजल की निगरानी करता है, उससे संबंधित निर्णय लेता है। राष्ट्रीय जल नीति बना रखी है, जहां हम चाहते हैं कि वर्षा के जल को संचयित किया जाए, साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएं, और वर्षा के जल का प्रत्यक्ष प्रयोग करना भी हम लोग शुरू कर दें, जिससे कि पानी की उपलब्धता बढ़ जाए। अटल भूजल योजना भी इसी प्रकार का ही एक कार्यक्रम है। जल जीवन मिशन के तहत भी हम चाहते थे कि 2024 तक जो ग्रामीण परिवार हैं उनको स्वच्छ पेयजल मिले, बट हम क्या देख रहे हैं कि संभावना यह है कि 2024 में अगर आप उनको स्वच्छ पेयजल दे भी देंगे तो 2025 में जो स्थिति रहेगी वह वाटर क्राइसिस की हो जाएगी, तो इसको भी संभालना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यह भी देखते हैं कि भारत भूजल संसाधन अनुमान प्रणाली भी है, जो भूजल का मूल्यांकन करती है। साथ साथ केंद्र सरकार ने कैच द रेन प्रोग्राम शुरू किया है, कैच द रेन अभियान, जिसके तहत यह चाहते हैं कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाए और बाद में प्रयोग में लिया जाए। तो एक प्री का प्रश्न मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसा हो सकता है। हालांकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए और साथ साथ जीएस के लिए और साथ साथ में आपको ऐसे के लिए दोनों जगह तैयार रहना है, वहाँ जल की बात हो सकती है, तो वहाँ आप लिख देंगे। तो कुछ खास बातें जो हमने आज के सेशन में की, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जाना सीखा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हुए कुछ नई बातें हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या खास चल रहा है भारत या विश्व में। हालांकि इस प्रश्न का आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे, और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए, वीडियो शेयर भी कीजिए, जो कि ज़रूरी है, बाकी साथियों को भी सीखने का मौका दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ नई बातें करेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।